आज भी लोगों को जब बोला जाता है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम बताने के लिए, वो नाम लेते हैं कोलोसियम, स्टोनहेंज, आईफिल टावर एंड पता नहीं क्या क्या। एंड अगर तुम उन लोगों में से हो तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है, क्योंकि सबसे पहली बात कि आईफिल टावर और स्टोनहेंज वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट ही नहीं होते। एंड आईफिल टावर तो एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड कभी भी नहीं रहा है। एंड बात रही कोलोसियम की, तो हाँ, वो एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड है अलॉन्ग विद 6 और वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट है ताजमहल। लेकिन क्या ये सातों वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सही में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं? क्या तुम्हें जानना है असली सच कि ये मॉन्यूमेंट्स वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कैसे बने? तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा इस वीडियो की एंड में। अब क्यों पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो एक एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, उसको चूज नहीं किया गया एज अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक मिनट, एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ये क्या है? तो आओ मैं तुम्हें ले चलूं एक ऐसी जर्नी पे जो तुम्हें बताएगा कि क्या थे द एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वेलकम टू एंशिएंट इजिप्ट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी सबसे पुराने वंडर ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जो कि है द पिरामिड्स ऑफ गीजा। अब जिस टाइम पे पिरामिड्स ऑफ गीजा को बनाया गया था, ये वाइट दिखते थे, लेकिन ओवर टाइम तुम्हें करंट टाइम में पिरामिड्स ऑफ गीजा थोड़े डस्टी दिखने लगे हैं। अब कैसे पिरामिड्स डस्टी हो गए ओवर द इयर्स, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये 146 मीटर टॉल मॉन्यूमेंट्स क्यों बनाए गए थे एंड इनके अंदर क्या है। अब बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि पिरामिड्स ऑफ गीजा इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस टाइम के जो फेरो थे इजिप्ट के, उनको अपनी पावर और वेल्थ को डेमोन्स्ट्रेट करना था। अब ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पिरामिड्स ऑफ गीजा को इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक हाईली गार्डेड मकबरे की तरह काम करें। अब उस टाइम के इजिप्शियंस ये बिलीव करते थे कि जो फेरोज होते थे वो एक अवतार होते थे भगवान के, एंड मरने के बाद वो ज्वाइन करेंगे इजिप्शियन गॉड्स को। इस वजह से इजिप्शियंस मानते थे कि इन फेरोज को अनडिस्टर्ब छोड़ देना चाहिए आफ्टर देयर डेथ्स। एंड इसी वजह से नेचुरली इजिप्शियंस के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि वो 5.7 मिलियन टन्स वे करने वाले स्टोन्स, जो 600 आईफिल टावर जितना वे करता है, उनको इम्पॉसिबली कार्व आउट करे पूरे गीजा के अराउंड, जहां से लाया भी नहीं जा सकता है। उनको लेकर आए पानी से, रोड से, पता नहीं किस चीज से, एंड लाकर इकट्ठा करके एक जगह पे एक पिरामिड बनाए जो ट्रायंगुलर शेप में खड़ा हो, एंड उसको बोल दे एक मकबरा ऑफ अ फेरो। एंड इजिप्शियंस ने एग्जैक्टली यही किया। एंड इन सारे पिरामिड्स को बनाने के लिए लगे सिर्फ 20 साल, क्योंकि ऑपोजिट टू पॉपुलर बिलीफ, पिरामिड्स को बनाने के लिए बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस इजिप्ट आए थे एंड कोलैबोरेट करके इन पिरामिड्स पे वर्क किए थे। फेरो खुफू, जिन्होंने इन पिरामिड्स को बनाने का ऑर्डर दिया था, अनफॉर्चुनेटली मर गए इवन बिफोर ये पिरामिड्स कंप्लीट हो पाते। लेकिन इजिप्शियंस ने अपना प्रॉमिस रखा एंड उन्होंने पिरामिड को कंप्लीट करके उसमें खुफू की बॉडी को दफना दिया। लेकिन फेरो खुफू की बॉडी को इस पिरामिड में कहां पर दफनाया गया? इस जगह पे एक हॉलो कटआउट इन द मिडल ऑफ द पिरामिड, जिसमें खुफू की बॉडी को रख के बंद कर दिया गया। एंड जहां पर खुफू की बॉडी है उसको कहा जाता है किंग्स चेंबर। एंड किंग्स चेंबर का एग्जैक्ट सही रास्ता छुपाने के लिए उस शाफ्ट के थ्रू 3 बड़े बड़े ब्लॉक्स को नीचे भेज दिया गया था, ताकि कोई भी ये ना पता लगा पाए कि असली किंग्स चेंबर इस पिरामिड में कहां पर है। इसके अलावा जो एक और पाथ है, वो हमें लेकर जाती है पिरामिड्स के नीचे। ये खुलती है एक ऐसे चेंबर में जिसके अराउंड जो 2 और पाथ्स हैं वो डेड एंड्स की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन एक और ऐसी बात है जो काफी स्ट्रेंज है कि किंग्स चेंबर के नीचे एक क्वींस चेंबर भी है, जिसके अंदर कभी कुछ नहीं था। तो फिर उसे बनाया क्यों गया, ये तो एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। अब किंग्स चेंबर के अराउंड जो ट्यूब्स हैं, वो बोला जाता है कि एयर वेंटिलेशन के लिए है, क्योंकि अगर उन ट्यूब्स को तुम देखोगे तो पिरामिड्स के सरफेस के एंड्स तक है ताकि हवा पास कर सके। लेकिन जो क्वींस चेंबर के अराउंड ट्यूब्स हैं वो डेड एंड पे चली जाती हैं। इसका मतलब अगर वो एयर वेंटिलेशन के लिए थी तो वो पिरामिड्स के बाहर तक क्यों नहीं बनाई गई? अब क्या इन ट्यूब्स को रैंडमली बना दिया गया था, जैसे कि एक अंडरग्राउंड चेंबर को विथ 2 डेड एंड्स रैंडमली बना दिया गया, या कोई अनटोल्ड सीक्रेट्स हैं जो हमें पिरामिड्स के बारे में आज तक नहीं पता है? अब थ्रू आउट द ईयर्स पिरामिड्स पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए हैं, बहुत सारी लूटिंग्स हुई हैं, एंड काफी लोगों ने उन पिरामिड्स पे बहुत सारे हमले किए हैं। एंड इसकी वजह से
पिरामिड्स बन गए हैं वो डस्टी लुकिंग ट्रायंगल शेप्ड लेगो पीसेस। एंड जब मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने उन टूम्स को खोला उन पिरामिड्स के अंदर, तब तक वो पिरामिड्स के अंदर जो pharaohs की बॉडीज थी, उनके ममीज थे, उनके ऑर्नामेंट्स थे, जितनी भी ज्वेलरी थी, वो सब चोरी हो चुकी थी। एंड इसी वजह से पिरामिड्स ऑफ गीजा बहुत सारी मिस्ट्रीज के अराउंड घिरा हुआ है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि पिरामिड्स ऑफ गीजा पुराने टाइम के इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स थे, जिसमें हाइड्रोजन गैस यूज होती थी किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एंड ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे इजिप्ट के अराउंड फैले हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो कुछ मैसेज ट्रांसमिट करते थे। एंड इन सब का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, एलियंस। लेकिन किसी ने भी ये कभी प्रूव नहीं किया है, तो हमें भी नहीं पता। तो अब इसी नोट पर चलते हैं हमारे सेकंड एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड पे। वेलकम टू द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। अब इसे बनाया गया था 600 BC में। एंड इस जगह को कहा जाता था द ग्रीन माउंटेन इन द मिडल ऑफ बेबीलोन। एंड बेबीलोन एक ऐसी सिटी थी जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसकी जगह जो जगह है उसका नाम है इराक। इस गार्डन में अनगिनत ट्रीज, प्लांट्स और फ्लावर्स थे। एंड तुम सोचोगे कि ऐसे पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर पे ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो जाती थी। तो वो लोग यूज करते थे उस टाइम पर एक मॉडर्न डे जैसा वाटर इरिगेशन सिस्टम। अब इस इरिगेशन सिस्टम में पानी को एकदम टॉप लेवल तक ले जाया जाता था एंड वहां से सारे लेवल्स पर धीरे धीरे छोड़ा जाता था। एंड फिर यही स्टेप वापस रिपीट किया जाता था एंड ये एक इन्फिनिट लूप पे चलता रहता था। तो इसी वजह से इस पिरामिड टाइप गार्डन को पूरे टाइम पानी मिलता रहता था। एंड 600 BC के लिए इस टाइप की इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थी। अब तुम सोचो कि तुम 600 BC में चलते हुए जा रहे हो एंड तुम्हारे सामने ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन है एंड तुम अपने आप को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। लेकिन क्या मैंने तुम्हें यह बताया कि शायद ये सब कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था? क्योंकि बेसिकली इस जगह के एग्जिस्ट करने का कोई भी एविडेंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रोल्स जो एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखे हैं। तो जैसा इन ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट्स में, उस टाइम के किंग नेबुकदनेस्सर II ने अपनी वाइफ के लिए इन हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को बनाने का ऑर्डर दिया था। एंड उन्होंने ये इसलिए किया था क्योंकि उनकी वाइफ जो थी वो एक बहुत दूर देश की थी एंड वो मिस कर रही थी अपने घर की ग्रीनरी। तो अपनी वाइफ की उस होमसिक वाली फीलिंग को हटाने के लिए किंग नेबुकदनेस्सर II ने ऑर्डर कर दिया द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन को बनाने के लिए। अब पिछले बहुत सालों से मॉडर्न हिस्टोरियंस ये ट्राई कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से एक ऐसा एविडेंस ढूंढ लें जिससे प्रूव हो जाए कि ये गार्डन्स एग्जिस्ट करते थे। लेकिन आज तक एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे प्रूव हो जाए कि ये गार्डन्स एग्जिस्ट करते थे। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी ह्यूमंस आज जिंदा हैं इस प्लैनेट पे, किसी को भी ये नहीं पता है कि हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन एक्चुअली दिखते कैसे थे। ये है द टेंपल ऑफ आर्टेमिस। मतलब एग्जैक्टली ये नहीं, इससे बहुत बड़ा हुआ करता था वो, लेकिन सबसे पहले वो ऐसा ही दिखता था। इसके बेसिकली 3 वर्जन्स हैं, जिसमें से तीसरा वाला जो है उसको सबसे ज्यादा मान्यता मिलती है एंड उसको ही कहा जाता है एज एन एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका पहला वर्जन जो था उसको बनाया गया था ब्रॉन्ज एज की स्टार्टिंग में एंड यहां पर ग्रीक गॉड आर्टेमिस को पूजा जाता था। ग्रीक माइथोलॉजी में आर्टेमिस को कहा गया है द गॉडेस ऑफ नेचर एंड फर्टिलिटी। एंड 1200 BC के टाइम ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो लोग आर्टेमिस को सबसे ज्यादा पूजते थे। अब इस टेंपल या मोस्ट प्रोबेबली तुम कहो श्राइन को बिल्ड किया था फार्मर्स ने एंड अराउंड 700 BC यहां पर एक बहुत भयानक फ्लड आ गया, जिसकी वजह से वहां के बहुत सारे फार्मर्स मर गए एंड ये पूरा श्राइन जो था वो तबाह हो गया। तो जो सर्वाइविंग फार्मर्स थे उनका ये मानना था कि आर्टेमिस को उन्होंने अच्छे से पूजा नहीं है एंड इस वजह से ये सारी तबाही हुई है। तो अराउंड 550 BC उन्होंने सेकेंड वर्जन ऑफ द टेंपल ऑफ आर्टेमिस बना दिया। अब क्योंकि ऐसे टेंपल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, ये टेंपल स्टार्ट हुआ 150 साल में बनना एंड 120 साल और लगे इसको कंप्लीट करने में।
अब ये सारी चीजें बहुत सही चल रही थी एंड जो सेकंड वर्जन था वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था एंड उसमें वो जाकर आर्टेमिस को वर्शिप करते थे अनटिल एक ऐसा इंसान आया जिसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। वो इंसान ऑब्सेस था उस टाइम पे फेम से एंड इस चक्कर में एक रात उसने पूरे टेंपल ऑफ आर्टेमिस को आग लगा दी एंड उसने ये क्यों किया? क्योंकि उसको चाहिए था इटर्नल फेम एंड ऐसा इटर्नल फेम मिला उसे कि आज लोग उसका नाम भी नहीं ले सकते। अब उसने जब ये काम कर दिया था उसको इसकी सजा भी मिलनी थी एंड इस वजह से सबके सामने उसका सर काट दिया गया एंड इसके बाद बचा था एक और सेकेंड वर्जन ऑफ द टेंपल ऑफ आर्टेमिस, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉयड सबके सामने। जितने भी लोग वहां पर उस टेंपल के अराउंड थे उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम फिर से इस टेंपल को बनाएंगे एंड इसके साथ ही अराउंड 200 साल बाद 356 बीसी में हमें देखने को मिला थर्ड वर्जन ऑफ द टेंपल ऑफ आर्टेमिस। इस बार इस टेंपल के अंदर बहुत सारे स्टैचूज भी थे जिसको देखने के लिए लोग अराउंड द वर्ल्ड से आते थे एंड ये जो आखिरी वर्जन था इस टेंपल का वो अराउंड 800 साल तक इंटैक्ट एंड खड़ा रहा। लेकिन जैसे हर एक अच्छी चीज खत्म होती है वैसे ही इसे भी खत्म होना था। अब सबसे पहले 268 एडी में गॉड्स ने इसमें आग लगा दी एंड तुम पूछोगे क्यों? तो नो रीजन एट ऑल। एंड इसके बाद सेकेंड टाइम एंड फॉर द फाइनल टाइम 408 एडी में एक क्रिश्चियन मॉब ने इसको आग लगा दी क्योंकि एम्परर जो थे उनके वो सोचते थे कि सबको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। अब उन्होंने टेंपल ऑफ आर्टेमिस के रैकेज से द हागिया सोफिया बना दिया एंड अगर तुम आज भी टर्की जाते हो इन द रूइंस ऑफ द टेंपल ऑफ आर्टेमिस तुम्हें एक फोर्थ वर्जन और एक सीक्रेट वर्जन ऑफ द टेंपल ऑफ आर्टेमिस वहां मिल जाएगा। एंड फाइनली अब हम चलते हैं एंशिएंट ग्रीस में। 435 बीसी में अब हम विजिट करने वाले हैं द स्टैचू ऑफ ज़ूस। अब जितना ही बड़ा, अच्छा और भव्य ये स्टैचू ऑफ ज़ूस था, इसको बनाने के पीछे की स्टोरी उतनी ही बचकानी है। तो जो एथेंस के लोग थे उन्होंने एक इंसान को हायर किया था जिसका नाम था फिडियस एंड उसको हायर किया गया था एक ग्रीक गॉडेस अथीना का स्टैचू बनाने के लिए। अब एक ऐसा ग्रुप था जिनको ओलंपिक्स के जजेस भी बुलाया जाता है जो बहुत जेलस हो गया था अथीना के इस स्टैचू से एंड इसी वजह से उन्होंने 50 गोल्ड बार्स दिए उस टाइम पर फिडियस को ताकि वो अथीना स्टैचू के बाद एक ज़ूस का स्टैचू भी बना दे फॉर द ओलंपियंस एंड ऑब्वियसली ये स्टैचू अथीना के स्टैचू से थोड़ा ज्यादा बड़ा होना ही था। अब ये स्टैचू जो था वो इंप्रेसिव तो था लेकिन अगर तुम इसे पिरामिड्स ऑफ गीजा से कंपेयर करो या एक ऐसे एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर करो जो आगे आने वाला है, उनके सामने ये काफी अंडरवेलमिंग लगेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा था। तो फिर क्यों इसको एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट पर रखा गया था? तो मोर देन अ स्टैचू ये पोर्ट्रे करता था उस टाइम पे ग्रीक लोगों की डिवोशन को एंड क्योंकि ये इस लिस्ट पर है तुम देखोगे कि ये पूरी लिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेटेड है ग्रीक, रोमन और इजिप्शियन मॉन्यूमेंट्स से क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में यही लोग थे जो बहुत ही ज्यादा एडवांस कंस्ट्रक्शंस करते थे एंड द फैक्ट कि ज़ूस का स्टैचू इस लिस्ट पे है टेल्स अ लॉट अबाउट द एंशिएंट टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड एंड जो चीज हर चीज को तबाह कर देती है विच इज टाइम, उसने इसे भी खत्म कर दिया। मल्टीपल अर्थक्वेक्स, एक और फायर एंड गॉड्स जिन्होंने अटैक किया था टेंपल ऑफ आर्टेमिस को फॉर नो रीजन, उन्होंने इसको भी अटैक किया फॉर, यू गेस्ड इट राइट, नो रीजन एंड इसके बाद ये स्टैचू बन गया मॉडर्न रिसर्चर्स के लिए हिस्ट्री का ऐसा टुकड़ा जो जोड़ता है एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को करंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड से। तो पुराने टाइम में मौसुलस नाम का एक इंसान था एंड वो गवर्नर था कारिया का जो कि आज के टाइम पे टर्की में यहां पर है। अब वन फाइन डे मौसुलस की डेथ हो जाती है एंड उसकी वाइफ स्लैश सिस्टर, हाँ राइट तुमने सही सुना, वाइफ स्लैश सिस्टर जो होती है वो सोचती है कि मौसुलस का जो बरियल है उसको अच्छे से करना है एंड मौसुलस ने भी ये क्लियर कर दिया था
कि उसका बरियल जो होने वाला था वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं, एक बहुत ही बड़े टूम में होना चाहिए। एंड इसी वजह से वेलकम टू द मौसोलियम ऑफ हेलिकार्नासस। इस मौसोलियम को बनाने के लिए दुनिया भर से बेस्ट स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया था एंड उन्होंने इस पूरे मौसोलियम में बहुत सारे स्कल्पचर्स एंड बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके की बनाई थी। अब ये जो मौसोलियम था ये बहुत ही ज्यादा हाई था एंड इसमें बहुत सारे लेयर्स थे, जिसमें एक बेस था, फिर एक कॉलम्स का लेयर था, उसके बाद एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर था एंड सबसे ऊपर एक स्टैचू था जिसमें मौसोलियस और आर्टेमिस एक चैरियट में थे। एक फन फैक्ट ये है कि ये जो वर्ड है मौसोलियम वो इसी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की वजह से आया है एंड मोर सो मौसोलियस की वजह से आया है। तो जिन एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की अभी तक हमने बात की थी उनसे अलग फेट था इस एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड का। इसने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट्स ऑफ टाइम सरवाइव किए, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन, बाकी इन्वेजन्स, फायर्स एंड पता नहीं क्या क्या। एंड इतनी चीजों के बाद ये मौसोलियम सरवाइव कर गया था ईयर 1100 तक। एंड इसके बाद जो अर्थक्वेक आया था जिसने इसको डेसिमेट कर दिया था, उसके बाद भी जो टेंपल था इसका वो 1494 तक सरवाइव किया था। एंड क्योंकि ये सिर्फ 500 साल पहले हुआ था, ये बन जाता है हमारा सेकेंड एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द पिरामिड्स ऑफ गीजा, जो अभी तक एग्जिस्टिंग था। अब अर्थक्वेक ने इसको एकदम नीचे लेवल तक ला तो दिया था, लेकिन इसके बाद जिसने इसको पूरा तोड़ा वो थे 12 ऐसे सोल्जर्स जिनको ऑटोमन एम्पायर से बचना था। उन्होंने इस मौसोलियम के सारे ब्रिक्स तोड़े एंड उसको अपने कैसल को रीबिल्ड करने में लगा दिया। अब ये अगर ऑटोमन एम्पायर से जीत जाते तो शायद कुछ बात होती, लेकिन ये लोग बुरी तरीके से हार गए एंड इसी वजह से इस मौसोलियम का जो एंड है वो इतना सैड बन गया। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जिस टाइम की ये बात हो रही है उस टाइम ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा था कि ये 12 सोल्जर्स बिल्कुल भी उनके सामने स्टैंड तो कर ही नहीं पाते एंड ऑटोमन एम्पायर ने एक बहुत ही बढ़िया सीज कर दिया इन पे। अब सीज से याद आया, हम एक और एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में भूल रहे हैं। 280 BC ग्रीस। अगर तुम उस टाइम पे जिंदा होते एंड तुम रोड्स नाम के एक आइलैंड के हार्बर पर जाते तो तुम्हें तुम्हारे सामने दिखता एक 30 मीटर लॉन्ग ब्रॉन्ज का स्टैचू एंड उसका नाम है द कोलोसस ऑफ रोड्स। अब ये स्टैचू बनाया गया था सेलिब्रेट करने के लिए एक मिलिट्री विक्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ रोड्स। ये स्टैचू जो था वो था हीलियोस का एंड हीलियोस इज द सन गॉड इन ग्रीक मैथोलॉजी एंड रोड्स आइलैंड के लोगों को यही लग रहा था कि सन गॉड हीलियोस ने उनको हेल्प किया है ये वॉर जीतने में। तो बेसिकली इसके पीछे की पूरी स्टोरी ये है कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस पूरे टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था, उसके बाद उसने एक चीज डिसाइड की कि वो करेगा एंड वो था कि वो मर गया। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद कोई भी इस पूरी टेरिटरी का वारिस नहीं था, इसलिए इस टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया अमंग द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट्स आर्मी। एंड हिस्टोरिकली तुम्हें भी पता है कि जब जनरल्स को लैंड मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो आपस में लड़ाइयां करते हैं। एंड इन्हीं में से एक वॉर हुई थी 2 जनरल्स के बीच में जो रोड्स आइलैंड और एंटिक डायनेस्टी के बीच में थी। एंड क्योंकि रोड्स ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी पर था, उस पे कॉमर्स बहुत ज्यादा होता था एंड वो एक बहुत ही बड़ा उस टाइम का मनी जनरेटर था। एंड क्योंकि रोड्स इतना बड़ा मनी जनरेटर था, डिमीट्रियस जो एंटिग्ना डायनेस्टी का रूलर था उसने सोचा कि वो रोड्स पे कब्जा करेगा। अब रोड्स के लोगों को जब पता चला कि डिमीट्रियस उन पे अटैक करने वाला है, उन्होंने अपने वॉल्स को फोर्टिफाई कर लिया एंड रोड्स के लोगों ने ट्राई करना स्टार्ट किया कि वो अलायंसेस बना ले आसपास के नेशन से। एंड इसी टाइम पे उनको इजिप्ट से एक रिस्पॉन्स आया कि इजिप्ट वाले उनको हेल्प करेंगे। अब वॉर स्टार्ट हुई एंड डिमीट्रियस बहुत ज्यादा हैवी आर्टिलरी के साथ उन वॉल्स पे अटैक कर रहा था। अब क्योंकि रोड्स के अराउंड जो टेरेन था वो बहुत हिली था एंड वहां पर वॉर करना आसान नहीं था, डिमीट्रियस की आर्मी ढीली पड़ने लगी। इसी वजह से लगने लगा था कि रोड्स के लोग इस वॉर को शायद जीत जाएंगे। लेकिन तभी डिमीट्रियस अपना सीक्रेट वेपन निकालता है, एक सीज टावर जिसको खुद डिमीट्रियस ने डिजाइन किया होता है। एंड इसको वो यूज करने वाले थे
फाइनली रोड्स के अराउंड के वॉल्स को गिराने के लिए। ये सीज टावर जो था वो 40 मीटर टॉल था एंड 20 मीटर्स वाइड था एंड इसके 7 फ्लोर्स में 16 बलिस्टास थे जिसके थ्रू वो वॉल्स को तोड़ने वाले थे रोड्स आइलैंड के। एंड इसके साथ साथ 3400 सोल्जर्स थे डिमिट्रियस की आर्मी में। एंड अब यही लग रहा था कि वॉल्स टूट जाएंगे रोड्स के एंड रोड्स के लोग हार जाएंगे ये वॉर। लेकिन अचानक से हेल्प के लिए आते हैं इजिप्शियंस एंड उनकी हेल्प से रोड्स के लोग हरा देते हैं डिमिट्रियस की आर्मी को। अब इस वॉर के बाद डिमिट्रियस का जो वो टावर था वो बचा हुआ था एंड उसके साथ साथ जितने सोल्जर्स हारे थे उनका मेटल और ब्रॉन्ज बचा हुआ था। तो इस आयरन और ब्रॉन्ज को यूज करके रोड्स के लोगों ने बना दिया एक 30 मीटर का हीलियोस का स्टैचू एंड बाय फार दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट लिव्ड भी था क्योंकि 56 इयर्स के बाद ही स्टैचू के एंकल से वो टूट गया एंड गिर गया साइड में। इसके बाद 800 सालों तक ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ था। लेकिन जैसा सारे मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स के साथ होता है इसे भी लूट लिया गया एंड इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड पे जिसका नाम है द लाइट हाउस एट अलेक्जेंड्रिया। ये जितने भी एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें सबसे यंगेस्ट है क्योंकि ये बना था 280 बीसी में। तो बेसिकली तुम इमेजिन करो कि तुम एक ब्यूटीफुल कोस्टल सिटी में हो एंड दिन में तुम वहां रोम कर रहे हो एंड ये पूरी सिटी हसलिंग एंड बसलिंग है। यहां पर ट्रेड इकोनॉमी बहुत फ्लरिश कर रहा है। लेकिन रात होते ही जितने लोग भी यहां ट्रेड करने आते हैं उनका सी में जाकर एक्सीडेंट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंड्रिया एक ऐसी जगह पर था जिसके हार्बर में आना इतना आसान नहीं था। हाँ, भले ही पायरेट से वो बच जाते थे लेकिन हार्बर में एंटर करना एंड वहां से निकलना रात में फॉर ट्रेड बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड इसी वजह से डिसाइड किया गया कि एक लाइट हाउस बनाया जाएगा अलेक्जेंड्रिया में। तो ये जो लाइट हाउस था इसका डिजाइन बहुत सिंपल था कि एक स्क्वायर बेस होगा, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल मिडिल सेक्शन होगा एंड सबसे ऊपर एक सिलेंड्रिकल एरिया होगा जिससे लाइट एमिट होगी। लेकिन अब एक लाइट हाउस जो 130 मीटर ऊंचा है उसको एक ऐसी लाइट चाहिए जो ज्यादा एमिट हो। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगले 2000 सालों तक नहीं डिस्कवर होने वाली थी, ये लोगों ने एक अलग प्लान बनाया। एंड लाइट बनाने का ये जो तरीका था ये काफी क्लेवर था क्योंकि इसमें मिरर्स और ब्रॉन्ज प्लेट्स को यूज किया गया था। तो बेसिकली मिरर्स और ब्रॉन्ज प्लेट्स को ऐसे लगाया गया कि बीच में अगर एक आग जल रही है तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाए रिफ्लेक्ट होके। एंड ये इतनी ज्यादा ब्राइट हो गई कि ये आज तक की सबसे ब्राइटेस्ट मैन मेड लाइट बन गई। एंड इस लाइट ने रोज 100 नहीं तो हजारों शिप्स को हेल्प किया था उस हार्बर में आने और जाने के लिए। लेकिन जो मर्चेंट्स थे अलेक्जेंड्रिया के, उन्होंने एक नॉर्मल लाइट हाउस एक नॉर्मल लाइट के साथ क्यों नहीं बनाया? आज के टाइम पे अगर ऐसा लाइट हाउस बनाने जाए तो $100 मिलियन लगेंगे। लेकिन मर्चेंट्स एट अलेक्जेंड्रिया ने ये क्यों किया, इसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि उनको यह दिखाना था कि वो एक बेटर मर्चेंट सिटी है। अब तुम खुद सोचो कि तुम एक मर्चेंट हो तो तुम कहां जाना पसंद करोगे? एक ऐसी सिटी में जहां पर एक 140 मीटर लंबा लाइट हाउस है जिसमें आज तक की ब्राइटेस्ट मैन मेड लाइट है, या एक नॉर्मल सिटी में जहां पर एक नॉर्मल लाइट हाउस है एंड एक नॉर्मल फ्लेम जल रही है? ऑब्वियसली सब लोग वहीं आएंगे जहां पर एक एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगा। एंड इसीलिए अलेक्जेंड्रिया में बहुत सारे मर्चेंट्स हैं एंड उन मर्चेंट्स की वजह से अलेक्जेंड्रिया के मर्चेंट्स और रिच हो गए। अब ये भी देख लेते हैं कि ये लाइट हाउस कितने टाइम तक बचा रहा। एंड तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि ये लाइट हाउस वॉपिंग 1500 इयर्स तक खड़ा था वहां पर, अनटिल एक मैसिव अर्थक्वेक आया एंड ये पूरा लाइट हाउस नीचे गिर गया। एंड अब जब हमने सारे एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देख लिए हैं, एक सवाल सबके दिमाग पर है कि कौन सा बेटर है, पुराने एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड या नए वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड? तुम इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। तब तक मैं एक और क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। अब तुम्हें याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में तुम्हें यह बताया था कि मैं तुम्हें एंड ऑफ द वीडियो में यह बताऊंगा कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो कैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड चूज किए गए। तो बेसिकली 2001 में एक यूएस बेस्ड मैगजीन ने
200 मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट निकाली थी, जिसमें से लोगों को वोट करना था 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए। एंड 2006 में एक इंटेंस वोटिंग के बाद, जिसमें शायद तुमने भी वोट किया होगा, इनको ट्रिकल डाउन किया गया 77 मॉन्यूमेंट्स में। एंड इसके एक और वोटिंग के बाद 2007 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड अनाउंस किए गए। तो बेसिकली 2001 में किसी ने सोचा कि पब्लिक को वोट करना चाहिए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के लिए रादर देन गवर्नमेंट्स। अब इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओ बाय द वे, एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से पिरामिड्स ऑफ गीजा आज भी एग्जिस्ट करता है। एंड इसीलिए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बाद भी पिरामिड्स ऑफ गीजा को एज एन ऑनररी मेंशन 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया। आई होप तुम्हें ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी एंड तुम्हें इससे सीखने को जरूर कुछ मिला होगा। अब इन सारी चीजों के बाद भी एक सवाल मैं अभी भी सोचता हूं कि अगर पिरामिड्स ऑफ गीजा एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक था, तो वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ कभी? इतने सालों के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जबकि बाकी पुराने मॉन्यूमेंट्स सारे डिस्ट्रॉय हो गए। क्या वो इतना स्ट्रांग है, या इसके पीछे भी कुछ अनकही कहानियां हैं, या फिर एलियंस?